देखिए, कुछ दिन का इंतजार है और कुछ दिन के इंतजार के बाद में चुनाव की रणभेरी बच जाएगी और उसके बाद में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद में चुनावी शोर से पहले आप लगातार जहां जहां जिसकी सरकार उन राज्यों में उन पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूती से आप चाहे चुनावी घोषणाओं की बात करें या फिर वो योजना परियोजनाओं की बात करें जो इन दिनों चुनाव में या चुनाव से पहले जनता को सुपुर्द की जा रही हैं, इसका कितना सियासी लाभ होने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में दो मेहमान रहेंगे। फिलहाल अरविंद जी हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता हैं और रत्नाकर जी जल्दी हमारे साथ में होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। दोनों ही जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। तो चलिए अरविंद जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। पीएम मोदी ने जिस अंदाज में आज कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि पार्टी की लाइन तय हो चुकी है। अब इसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए कांग्रेस का धोखा, कांग्रेस की लापरवाही और कांग्रेस के नेताओं के हाथ से कांग्रेस की पावर निकल चुकी है। अर्बन नक्सलिज्म का जिक्र पीएम मोदी कर रहे हैं। ये अर्बन नक्सलिज्म का जिक्र करके बड़ा हमला बोल रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता पहले दिन से ही तय है और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। कांग्रेस का उद्देश्य कभी भी मध्य प्रदेश का विकास करना नहीं रहा है। कांग्रेस के प्राथमिकता में कभी भी मध्य प्रदेश नहीं रहा है और सबको पता है कि कांग्रेस के शासनकाल में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन के कारण से मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों के श्रेणी से निकलकर भारत के विकसित राज्यों के श्रेणी में आकर खड़ा हुआ है और मध्य प्रदेश के जनता को बीमारू के कलंक से मुक्ति मिली है। तो ये तो मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। और एक बात और आपको बता दूं, कांग्रेस कितना उपेक्षित करती रही है। अगर अरविंद जी ऐसी ही बात है तो फिर इतनी सारी घोषणाओं की या फिर इतने सारे बड़े बड़े नेताओं के दौरे की आवश्यकता थोड़ी पड़ती। अगर इतना ही काम किया तो फिर तो काम गिनवाने की जरूरत थी और नए काम लाकर। इसका मतलब तो ये है ना कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये महसूस कर रही है कि वहां पर टफ फाइट है। देखिए, हम हर चुनाव को सीरियसली लेते हैं और पूरी सक्रियता के साथ पूरा जोर लगा के लड़ते हैं, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो या किसी राज्य का चुनाव हो या देश का चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है और हमने काम किया है तो हम जनता को बता रहे हैं, जनता को गिना रहे हैं और हमारे नेता मध्य प्रदेश में जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। लोकतंत्र में तो जनता के बीच में जाना ही चाहिए। ठीक है अरविंद जी, मैं आपके पास रत्नाकर जी, जनता ही हमारी मालिक। रत्नाकर जी, पीएम मोदी की बातों को तो आपने भी सुना होगा। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, जाहिर सी बात है यहां पर देखे जा रहे हैं सेमीफाइनल के तौर पर कि लोकसभा चुनाव से पहले यहां पर जो नतीजे रहेंगे उसका सीधे तौर पर इफेक्ट 2024 में होगा। तो करो या मरो की स्थिति आपके लिए भी है और बीजेपी के लिए भी है। खुद पीएम मोदी 1.5 महीने में 3 बार जाते हैं, 6 महीने में 7-7 बार जाते हैं। उनके इतने दौरे, आप समझ रहे हैं कितने पुख्ता तरीके से बीजेपी अपनी पिच को वहां स्ट्रॉन्ग कर रही है। पूजा जी, हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि बीजेपी को लग रहा है कि इनके नीचे से जमीन जो है खिसकती हुई नजर आ रही है, इसलिए प्रधानमंत्री जी के इतने दौरे हो रहे हैं। लेकिन ये बात मानने वाली है कि चाहे ये कितने भी दौरे कर लें, चाहे कितना भी प्रचार प्रसार कर लें, लेकिन आपने देखा कि 26-26 दौरे इन्होंने कर्नाटक में भी किए, तमाम रैलियों का आयोजन किया, लेकिन जनता ने जो जिस चुनी हुई सरकार को इन लोगों ने ऑपरेशन लोटस के तहत वहां पे गिराने का काम किया था, चाहे कर्नाटक ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश ले लीजिए, जनता इनको समय आने पे माकूल जवाब देती है। और ये समय आ गया है, जनता अब इनके भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से 20 सालों में मध्य प्रदेश में 220 महीने में 225 घोटाले हमने उजागर किए थे, उन घोटालों की फेरहिस्त हम जनता के पास लेकर गए हैं और जनता को बताया है कि किस तरह से मध्य प्रदेश को इन्होंने बीमारू राज्य के रूप में स्थापित किया। मैं अरविंद जी की बात सुन रहा था, आज ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश को विकसित राज्य में कैटेगरी में खड़ा किया है। अरे आपको ये आंकड़ा कहाँ से मिला कि मध्य प्रदेश आज विकसित राज्य में है? मैं आपको बता दूं पूजा जी कि मध्य प्रदेश में आज भी 4 लाख करोड़ का कर्ज में इन्होंने पूरी तरह से डुबोने का काम किया है। मध्य प्रदेश को 4 लाख करोड़ का कर्ज आज मध्य प्रदेश पे है। प्रति व्यक्ति वहां पे 57,000 रुपए एक एक व्यक्ति के ऊपर सर पे कर्ज है। तो यह किस तरह से कह रहे हैं कि विकसित राज्यों में, और तमाम तरह के घोटाले वहां पे मध्य प्रदेश में जो उजागर हुए हैं वो इनकी कार्यस्थलियों की कहानी जो है वो बयां करती है। आप चाहे ले लीजिए कोई भी पटवारी भर्ती घोटाला हो, पुलिस घोटाला हो, तमाम घोटाले इन्होंने किए हैं वहां पे।
और अभी इस तरह के जल्दी घोटाले बोलिए जो अरविंद जनता जी। के देखिए, मैं इसका जवाब दे देता हूं। रत्नाकर जी ने जितने भी आरोप लगाए हैं, ये घोटाले भ्रष्टाचार का आरोप भले लगा ले, लेकिन एक भी इनके पास साक्ष्य नहीं है। अभी पिछले दिनों इनके एक नेता ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, और जब सरकार से साक्ष्य मांगा गया तो साक्ष्य नहीं दिया, उनके खिलाफ केस दर्ज है। अरे साक्ष्य उसको कहते हैं जैसे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ केस दर्ज है और कोर्ट ने माना है कि प्रथम दृष्टया वापस इन लौट रही लोगों हूं आप ने दोनों के पास, भ्रष्टाचार चर्चा किया लगातार है। जारी रहेगी, आप दोनों के पास बताइए। वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए, चुनावी शोर में ये गूंज आरोपों की बहुत ज्यादा सुनाई देगी, और चर्चा की एक बार फिर से करेंगे शुरुआत। अरविंद जी और रत्नाकर जी दोनों मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता दोनों इस वक्त हैं। रत्नाकर जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं ब्रेक के बाद में। सवाल वही बना हुआ है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि इसे यूं भी लिया जा सकता है कि ये खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं, इसलिए इनके तमाम बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन एक बात तो है ना कि पीएम मोदी की मौजूदगी बीजेपी के लिए इंपैक्ट डालती है और सिचुएशन को थोड़ा और बेटर और स्मूथ करती है। देखिए पूजा जी, पीएम मोदी का चेहरा 2014 में जो चमकता था, जो उनके नाम पे लोग वोट डालने का काम करते थे, वो अब रहा नहीं। आपका आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑब्जर्वर, उसने भी कहा है कि 2024 में अगर पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से उससे कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। तो आप समझ सकती हैं कि उनका जो छवि है वो धीरे धीरे जनता के अंदर जो है वो लोकप्रियता घटती ही जा रही है। अब मैं बात कर लेना चाहता हूं, हमारे जो भाई यहाँ पे बैठे हैं और प्रमाण की बात कह रहे थे और कह रहे थे कि बिना प्रमाण के आरोप लगा रहे हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूं, कैग का रिपोर्ट शायद ये बताना भूल गए या बताना नहीं चाहते थे कि कैग ने एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट में इनके तमाम 13 घोटालों का इन्होंने कैग के रिपोर्ट में उजागर किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश का आयुष्मान भारत घोटाला भी शामिल है, जिसमें मुर्दों को अस्पताल में तो आप उसे भुना पाएंगे? देखिए, सवाल ये है मुझे पूरा कर लीजिए, आखिर में हाँ। मुझे पूरा कर लीजिए। घोटाले कौन से हैं ये तो जनता को पता होना चाहिए ना, और ये बता रहे थे कि प्रमाण ही नहीं है। कैग में उन्होंने बताया कि मुर्दों को किस तरह से अस्पतालों में भर्ती दिखा करके और सरकारी फंड को, जो आयुष्मान भारत में पैसे आते हैं, उनको निकालने का किसी ने काम किया है तो मध्य प्रदेश की सरकार के वहां में लोगों ने किया है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उन्होंने किया है। और ये बता रहे हैं कि घोटाले वहां नहीं होते हैं। ये छोड़िए, आदमियों की तो छोड़िए, भगवान के नाम पे भी इन्होंने बड़े घोटाले कर दिए हैं। महाकाल लोक में सप्तऋषियों की मूर्ति थी, वो 856 करोड़ में बनी हुई थी, और महज 30 किलोमीटर प्रति घंटे की वायु से अगर आंधी तूफान आया और वो जो मूर्तियां हैं वो खंडित हो गई। तो ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार जो है चरम पे है। 50% की कमीशन की सरकार वहां पे बनी हुई है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो वहां के ठेकेदार संघ जो है लिखता है वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को लिखता है पत्र कि हमसे 50% कमीशन मांगा जा रहा है। तो ये क्या कहेंगे, हाथ कंगन को अर्सी क्या, पढ़े लिखे को फारसी तो वो क्या? सबूत अब ये तक सारी कांग्रेस चीजें ने नहीं अपने दिए। आप में पर बना रत्नाकर करती है जी, कि मध्य प्रदेश ये जो ट्वीट किया गया उसके बाद बीजेपी ने इस पर अपोज किया और कहा कि आप जो आरोप लगा रहे हैं दरअसल वो झूठे हैं, और जिस अखबार की क्लिप जो कटिंग थी उसका जिक्र किया गया था, जिसका सहारा लिया गया था, उसको भी कहा कि ये भी फेक है। इस पर क्या जवाब है? जल्दी से फिर मैं अरविंद जी से बाकी आपकी बातों का जवाब ले रही हूँ। हाँ, वो संघ का जो मध्य प्रदेश ठेकेदार संघ का जो आदमी है, उसने लिखित रूप से वो चिट्ठी लिखा है, वो सार्वजनिक है चिट्ठी, ये देख सकते हैं। अब ये हमारे सारे आरोप को झूठा तो बता ही देंगे, क्योंकि अपने घोटालों को ये सही थोड़ी कहेंगे ये, लेकिन जनता जानती है कि क्या सही है क्या गलत। देखिए पूजा जी, जब ये बोल रहे थे तो मैं सुना हूं ध्यान से, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को ये भी सुनेंगे। एक तो ये जिस अखबार का उल्लेख कर रहे हैं और मध्य प्रदेश कॉन्ट्रैक्टर संघ का उल्लेख कर रहे हैं, दोनों ने खंडन किया है। एक भी प्रमाण कांग्रेस पार्टी दे नहीं पाई है, और इनके नेता के ऊपर एफआईआर दर्ज है, और कोर्ट ने भी माना है कि प्रथम दृष्टया झूठ का अपराध बनता है और केस चलना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, मध्य प्रदेश इनके कितने प्राथमिकता में रही है, मैं एक उदाहरण से सिद्ध करूंगा। 1984 में जब यूनियन कार्बाइड का कांड हुआ था गैस त्रासदी भोपाल में, जिसमें 10,000 से ज्यादा महिलाएं, पुरुष, बालक मरे थे, उस समय इनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्राथमिकता ये नहीं थी कि भोपाल के जनता को राहत दी जाए। उनकी प्राथमिकता थी यूनियन कार्बाइड का जो सर्वा होता था एंडरसन, उसको भगाने की। उसको सरकारी विमान से भोपाल से निकालकर दिल्ली लाया गया और दिल्ली से अमेरिका पहुंचाया गया,
क्योंकि राजीव गांधी का अमेरिका से डील हुआ था कि यदि इस अपराधी को अमेरिका पहुंचा देंगे सकुशल, तो उनके दोस्त शहरयार खान जो अमेरिका के जेल में बंद था उसको छोड़ दिया जाएगा। और इस बात को सुषमा स्वराज जी ने जब पार्लियामेंट में उठाया तो इसका जवाब नहीं आया कांग्रेस के तरफ से, और ये भारत के संसद के रिकॉर्ड पर है। और ये महाकाल लोक की बात कर रहे थे, इनके दर्द को हम समझ सकते हैं, चाहे उज्जैन हो या अयोध्या हो या काशी हो। हिंदुओं के जितने तीर्थ स्थल है वो दुर्दशा के शिकार होते थे कांग्रेस के कार्यकाल में। हम उन तीर्थ स्थलों के विकास का काम कर रहे हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, लोगों को सुविधा प्रदान करने का काम कर रहे हैं। बीच में नहीं रत्नाकर जी, बीच में नहीं, आपके बीच में मैं एक बार भी नहीं बोला। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि हिंदू हितों के लिए, देश के हित के लिए और पर्यटन के लिए और विकास के लिए जो हम काम कर रहे हैं, आप चाहते नहीं है कि हम काम करें। कांग्रेस के अंदर थोड़ी भी नैतिकता हो, साहस हो तो कहिए अपने नेत्री सोनिया गांधी जी से और अपने नेता राहुल गांधी से ही कोर्ट में आके प्रूफ दे। एक भी मामले का, एक भी आरोप का प्रूफ नहीं देते हैं, और जब हम कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो आपके नेता कान पकड़कर माफी मांगते हैं। रत्नाकर जी, आरोप लगाइए तो तथ्यों के साथ लगाइए, प्रमाण के साथ लगाइए। जब दिग्विजय सिंह की सरकार होती थी तो मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं थी, वहां का रोड कारपोरेशन दिवालिया हो गया था। आज सड़कों का जाल बिछा हुआ है, 4 घंटे से 5 घंटे बामुश्किल बिजली आती थी कांग्रेस के शासनकाल में। ये सच्चाई है। आज मध्य प्रदेश भारत का बिजली सरप्लस राज्य बन गया है। आपकी जब सरकार थी तो प्रति व्यक्ति इनकम 11,000 होती थी, हमारे समय में सालाना इनकम 1 लाख से ऊपर हो गया है। आपके समय में महिलाओं का अनुपात पुरुषों के तुलना में काफी कम था। सिर्फ मध्य प्रदेश की बात क्यों, पूरे देश की बात करते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि पीएम मोदी का चुनावी राज्यों में लगातार दौरे होना। रत्नाकर जी, इसका तोड़ क्या है? मैं इसका तोड़ जानना चाह रही हूँ कि कांग्रेस के पास में ऐसी क्या स्ट्रैटेजी है कि 5, आपने कर्नाटक बार बार आप गिनाते हुए नजर आते हैं, हिमाचल का जिक्र उतना ज्यादा नहीं करते हैं, क्यों? और दूसरा, जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की 2024 से पहले बात हो रही है तो कांग्रेस के पास इसको लेकर स्ट्रैटेजी क्या है? जगह जगह आप देख रहे हैं पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, वहां के जो और तमाम बड़े नेता वो पहुंच रहे हैं। उसी तरीके से मैं कांग्रेस की बात करूं तो क्या तैयारी है? पूजा जी, देखिए, ये सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 24/7 365 डेज जो है चुनावी मोड में रहती है। अरे और तो उसके ही अब आपने मैं आपके बीच में बोला नहीं, अब आप बोलेंगे तो फिर मैं बोलूंगा तो कहेंगे कि बीच में बोला। जरा सुन लीजिए, ये चुनावी मोड में रहते हैं और ये चुनाव का झंझट खत्म हो जाए। आप इस पर सहमत क्यों नहीं होते हैं? और उल्टा आप आरोप लगाते हैं। जवाब होते हैं, जवाब बताइए ना। जवाब वन नेशन वन इलेक्शन से आप सहमत हैं? आप अपनी बारी में जब किसी को बोलना की इजाजत नहीं देते तो फिर ये से मैं आपके ऊपर भी अरविंद जी एप्लीकेबल होता है। अरविंद जी बौखलाए हुए हैं, आरोप जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, बोलिए। पूजा जी, देखिए, ये क्या है, आज हम लोग कांग्रेस पार्टी कहीं भी चुनाव लड़ रही है तो वो चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ रही है, वो मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। और आज जनता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है? महंगाई मुद्दे महत्वपूर्ण है, बेरोजगारी मुद्दा महत्वपूर्ण है, भ्रष्टाचार मुद्दा महत्वपूर्ण है, नफरत फैलाने वाली इनकी राजनीति है उसको हटाना महत्वपूर्ण है। देश में से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार पूरे देश में नफरत की राजनीति फैला दिया है उससे आज लोग अजीज आ चुके हैं, उनको दरकिनार करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दे ये हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पे कहीं पे भी जाकर के और वोट मांगने लायक रही नहीं है, इसलिए वो तमाम तरह के ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं और आरोप लगा करके वोट मांगने का काम अर्बन नक्सलिज्म का क्या जवाब है? पीएम मोदी ने हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी के नेताओं के हाथ में भी कमांड नहीं है, और अर्बन नक्सलिज्म का जिक्र उन्होंने किया। इसका क्या जवाब? देखिए, आज अगर प्रबुद्ध वर्ग, पूजा जी, आज अगर प्रबुद्ध वर्ग भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों की विफलताओं के बारे में अगर बात करता है, अगर इनके तानाशाही रवैयों के बारे में बात करता है, तो ये सोचिए कि ये किस तरह से उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनके खिलाफ एफआईआर करके। और मैं बता दूं आपको, गुजरात में हमारे नेता हैं, उनको आसाम की पुलिस आई थी पकड़ने के लिए सिर्फ एक ट्वीट पे। आप समझ सकती हैं कि इनका जो है लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने का काम अगर इस सरकार को, इस राज्य में, इस देश में कोई कर रहा है तो वह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उसको इन लोगों ने अर्बन नक्सलिज्म का जो है नाम दे दिया है।
आप नाम कुछ भी दीजिए, लेकिन आज जो देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, जो हक मांगने की आजादी है, जो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जो बात करने की आजादी है, वो हम जरूर करेंगे और आपके खिलाफ जरूर लड़ाई लड़ेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। जनता ही जनार्दन है, वो तय करेगी कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन तानाशाही रवैया अपना करके और किसको नहीं बोलने दे रहा है, वो सब लोग देख रहे हैं। आज आप देख लीजिए तमाम पत्रकारों और चैनलों के ऊपर किस तरह से इन लोगों का प्रतिबंध लगा हुआ है। एक हकीकत तो ये भी है ना कि कांग्रेस जहां पर जीत रही है वहां के स्थानीय नेताओं के दम पर जीत रही है। जब आपके स्थानीय नेताओं की बात आती है तो अब हर राज्य के अंदर पहले दो सत्ताएं हमेशा पैरेलल रही। पिछली बार भी जब आप चुनाव जीते तो कमलनाथ सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर वहां पर खींचतान होती रही। पूजा जी, हाँ। मैं मान लेता हूँ, आपकी बात मान लेता हूँ कि हम स्थानीय नेता के दम पे चुनाव जीत रहे, मान लेता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पूछा आपने कितने स्थानीय नेता मोदी जी के अलावा कितने लोगों के नाम पे ये लोग वोट मांगने का काम करते हैं? हम तो अपने राज्य में अपने नेताओं को खड़ा करके उनके नाम पे वोट मांगने की क्षमता भी रखते हैं, क्योंकि उन नेताओं ने उन राज्यों में काम किया है। चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे गहलोत जी हो, उन नेताओं के नाम उन्होंने काम किया है। इनको जरा पूछ लीजिए, अगर ये इनके नेता अगर कोई काम किए हैं, बस हर जगह मोदी जी का चेहरा। सुन लीजिए, अब जवाब सुनिए रत्नाकर जी। देखिए, मैं जवाब दे देता हूँ। पहले इन्होंने 2-4 पॉइंट गिनाए, उसका जवाब देता हूँ। एक तो महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की, एक एक करके जवाब देता हूँ। देखिए, आज इनके शासन राजस्थान में पेट्रोल का रेट है 108 रुपए प्रति लीटर, बगल में गुजरात में बिकता है 96 रुपीज पर लीटर। जनता के जेब से 12 से 13 रुपए ज्यादा निकालने वाले। अरे महाराष्ट्र में 110 रुपया है, में मत बोलिए। मुंबई में 110 रुपया है और यहाँ पे आपकी सरकार है। अरे रत्नाकर जी, ऐसे मुंबई में 110 रुपया है। जवाब तो सुनिए, आपने प्रश्न उठाया है, मैं बताइए ना, आप बताइए। ये कोई तरीका है क्या? हाँ, नहीं, आप बताइए। अब रत्नाकर जी, नहीं, ये ट्रेंड सेट नहीं कीजिए ना आप लोग। अगर आप उनकी टर्न में बोलेंगे, वो आपकी टर्न में बोलेंगे, खिचड़ी पक जाएगी, फिर आप दोनों की बात जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। मुझे लगता है उसका कोई लॉजिक नहीं है। अरविंद जी, जवाब दीजिए इनकी बातों का। देखिए, जवाब देता हूँ। तो महंगाई पे जहां इनका शासन है, बैट सबसे ज्यादा वहां पे महंगा है, सबसे उच्चतम रेट पे है। दूसरा जवाब दूं मैं इनको, नफरत की बात कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। टीवी चैनलों और उनके एंकरों के खिलाफ आप नोटिफिकेशन जारी करते हैं बहिष्कार का, तो मैं समझ नहीं पाता हूं किस मुंह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। आम आदमी तो छोड़िए, पत्रकार क्या पूजा जी भी एंकर है, इनके भी शो में हम लोग आते हैं। करेगी पूजा जी के शो का बाइकॉट नहीं किया हमने, तय करेगी पूजा जी के शो का बाइकॉट किया है क्या? हमने उन पत्रकारों का बाइकॉट किया है जो एक एजेंडे के तहत जब आप शासन में होते हैं तो इमरजेंसी लगाते हैं, और जब विपक्ष में होते हैं तो नोटिफिकेशन जारी करके पत्रकारों का बहिष्कार करते हैं। तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि किस मुंह से आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनावी शोर में अब लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो इस हद तक लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, जिसके कम होने के आसार बहुत ही कम नजर आते हैं।